Welcome, my dear students. In this session, we will be doing some practice questions on proportion. And if you have not already connected with me on Telegram, you can join the Telegram channel Mathological and also subscribe to the YouTube channel if you are liking the videos. और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो so that they can also get benefited. So first question of the day: if 2.4 p is equal to 0.08 q, then q plus p upon q minus p की वैल्यू क्या होगी? आफ्टर एवरी क्वेश्चन, आई मीन ड्यूरिंग एवरी क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द लैंग्वेज, एक बार पॉज करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करो और उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करना है q प्लस पी अपॉन q माइनस पी. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रपोर्शन, अगर नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लो पहले, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को देखो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, तो कंपोनेंट डिविडेंडो अगर हम करते हैं, लेट अस से हमें q अपॉन p पता है, तो कंपोनेंट डिविडेंडो करने से क्या मिल जाएगा हमें? वी विल बी गेटिंग q प्लस पी अपॉन q माइनस पी. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें p अपॉन q पता होता उससे रिजल्ट मिलता p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू. ठीक है, सो एक निगेटिव साइन वाला फोकस भी हमें करना होगा, तो बेटर होगा अगर हमें q अपॉन p पता चल जाए. तो इन दिस केस हमें गिवन है 2.4 p इज इक्वल टू 0.08 q, तो q अपॉन p विल बी इक्वल टू 2.4 अपॉन 0.08. अब डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, जबकि न्यूमरेटर में सिर्फ एक है. सबसे पहले दोनों को इक्वल करेंगे और फिर डेसिमल को हटाते हैं. तो नाउ दिस इज 240/8, 240/8 आ जाएगा 30, q बाई पी की वैल्यू आ गई 30, यानी कि 30/1 इफेक्टिवली 30/1 आ गई. अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमारा p इज इक्वल टू 1 है तो q इज इक्वल टू 30 होगा, या फिर अगर p इज इक्वल टू 2 है हमारा, अगर p इज इक्वल टू 1 है तो फिर q इज इक्वल टू 30 होगा, या फिर अगर p इज इक्वल टू 2 है तो q इज इक्वल टू 60 होगा, एंड सो ऑन. यानी कि p और q का जो रेशियो है दैट विल बी 1:30. ठीक है, वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा. तो स्ट्रेट अवे हमारे रेशियो में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेशियो ही तो निकालना है, तो रेशियो में डायरेक्टली तुम p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 30 पुट कर दो, ये भी कर सकते हो. ठीक है, सो q प्लस p क्या आ जाएगा? सिंस q इज इक्वल टू 30, तो 30 प्लस 1 अपॉन 30 माइनस 1, सो दैट विल 31 अपॉन 29. तो दिस विल बी आवर आंसर. और अदरवाइज कंपोनेंट डिविडेंड लगा के भी कर सकते हैं, 30 प्लस 1 अपॉन 30 माइनस 1, वही सेम बात है, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: what number must be added to each of 13, 25 and 45 such that the results are in continued proportion? Since options हमें given है इस क्वेश्चन में, तो एक बार हम ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शंस हमारे 2, 3, 4, 5 में से कोई होना है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं, और अदरवाइज फिर हम सॉल्व करके देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे. सबसे पहली बात, क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि if a, b and c are in continued proportion, that implies a is to b is in proportion with b is to c, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी जो मिडिल टर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म. ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे मिडिल टर्म में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करना है, तो जैसे एक्स ऐड कर रहे हैं हम तीनों टर्म्स में. तो प्रॉपर्टी ये कहेगा कि मिडिल टर्म का स्क्वायर 25 प्लस एक्स मिडिल टर्म होगा, सो उसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 प्लस एक्स इंटू 45 प्लस एक्स. अब ध्यान से मेरी बात को सुनना. लेट अस से हम एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करें, एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें ये नंबर मिल जाएगा 26 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 13 प्लस 1 14 एंड 46. अब क्लियरली तुम देख सकते हो 46 हमारा क्या है, दैट इज 23 इंटू 2, और 26 है 13 इंटू 2, तो 13 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ रहा है 23. किसी भी तरह से इक्वल तो नहीं हो सकते, इक्वल तो होना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब भी हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे, एक साइड में प्राइम नंबर आ रहा है तो दूसरी साइड में जब तक तुम वही सेम प्राइम नंबर नहीं लेके आओगे तब तक तुम उसका मल्टीपल नहीं बना सकते हो या उसकी इक्वालिटी नहीं स्टैब्लिश कर सकते हो. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 13 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके तुम, अनलेस की 17 या 17 का मल्टीपल ना हो, तुम 17 का मल्टीपल नहीं बना सकते हो. ठीक है, तो अगर 13 इंटू एक्स गिवन है 17 के, एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 17, तो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुमको, तो x हमारा इंटीजर फिर नहीं हो सकता है. क्लियर है? ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है. अगर x इक्वल टू 2 रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 27 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आएगा 15 इंटू 47. अब ये 47 अपने आप में प्राइम है, इक्वल होना पॉसिबल ही नहीं है. x इक्वल टू 3 में 28 का स्क्वायर, 28 यानी कि 7 आ रहा है, 7 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 16 इंटू 48, और डेफिनेटली राइट हैंड साइड में कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते. x इक्वल टू 4 पे दिस विल बी 29 का स्क्वायर, 29 अपने आप में प्राइम नंबर है, और राइट हैंड साइड में आएगा 17 इंटू 49, तो ये भी इक्वल होना पॉसिबल ही नहीं है. x इक्वल टू 5 पे
दिस विल बी 30 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आएगा 18 इंटू 50। अब ये ऑप्शन दिख रहा है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 25 आ रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। दिस इज 900 एंड दिस इज ऑल्सो 900, तो दोनों इक्वल है, यानी कि x=5 पे हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। x=5 पे हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, ये तो हो गया इसको सॉल्व करना ऑप्शन से। बट अगर ऑप्शंस गिवन नहीं होते तब कैसे करते? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स इंटू 45 प्लस एक्स। तो 25 प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर विच इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी कि 50x एंड दैट विल बी इक्वल टू 13 इंटू 45 जो कि आएगा 450 प्लस 135, 450 प्लस 135 यानी कि 585 और प्लस 13x प्लस 45x यानी कि प्लस का आ गया 58x एंड प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 625 में 585 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 बचेगा और सिमिलरली राइट हैंड साइड में 58x माइनस 50x 8x बचेगा, तो x विल बी इक्वल टू 5। तो ये भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है, यहाँ से भी इजीली हमें सॉल्यूशन मिल ही रहा है। x=5 विल बी द आंसर। ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करना पड़ता, बट क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है तो इजीली एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन रहा है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p is equal to 4xy upon x plus y, then we have to find the value of p plus 2x upon p minus 2x plus p plus 2y upon p minus 2y, और हमें p क्या गिवन है? p is 4xy upon x plus y। तो अगर हमें p plus 2x upon p minus 2x चाहिए तो क्या ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक तरह से हम अगर p upon 2x हमें मिल जाए तो हम उस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, ये वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें p upon 2y मिल जाए तो वहां पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हम p plus 2y upon p minus 2y पता लगा लेंगे। क्लियर है? और क्योंकि p हमें ऑलरेडी गिवन है 4xy upon x plus y, तो p upon 2x क्या आ जाएगा? 2x से डिवाइड कर दोगे तो ऊपर बचेगा 2y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर बचेगा x plus y। सिमिलरली p upon 2y जब 2y से डिवाइड करोगे तो बचेगा न्यूमरेटर में 2x और डिनोमिनेटर में तो x plus y बचेगा। अब कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो p upon 2x में, तो दिस विल बी p plus 2x upon p minus 2x that will be equal to 2y plus x plus y upon 2y minus x minus y which will be equal to 2y plus y 3y plus x upon 2y minus y which is y minus x। क्या ये बात देख पा रहे हो? ठीक है, अब क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्या इस एक्सप्रेशन को देख पा रहे हो? ये x और y में परफेक्टली सिमेट्रिकल है, x और y में सिमेट्रिकल है, तो जैसे हमने p upon 2x में सॉल्व किया है वैसे ही p upon 2y में हमें वैल्यू मिल जाएगा, मिला भी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो p plus 2y अपॉन p minus 2y का जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसके लिए तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे बस इस एक्सप्रेशन को देखो और यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दो, सारी जगह पे y को x से रिप्लेस कर दो और x को y से रिप्लेस कर दो, तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 3x plus y अपॉन x माइनस वाई। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि यहाँ तो चलो एक्सप्रेशन बहुत मुश्किल नहीं था, बट जहाँ पे एक्सप्रेशन ज़्यादा मुश्किल होगा, टिपिकल होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल होगा, तो वहाँ स्ट्रेट अवे अगर हमारा एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल है और बिल्कुल सिमेट्रिकल हमें वैल्यू निकालना है तो स्ट्रेट अवे तुम x को y से और y को x से रिप्लेस कर दोगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, क्या रिजल्ट आएगा? दिस इज 3y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है? दिस इज x माइनस वाई, x माइनस वाई है, तो क्या x माइनस वाई को माइनस बाहर लेके माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर y माइनस एक्स बच जाएगा, तो दिस विल बी माइनस टाइम्स 3x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स, तो दिस विल बी 3y प्लस एक्स माइनस 3x माइनस वाई अपॉन y माइनस एक्स। 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y माइनस 2x अपॉन y माइनस एक्स, सो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2 ओनली। रिजल्ट 2 आ जाएगा अपना, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को अगर हम कन्वेंशनली सॉल्व कर रहे हैं तो। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं? हम x और y की वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यूज पुट करके लेट अस से x इक्वल टू 1 मान लिया, y इक्वल टू 1 मान लिया, तो वहाँ पे p की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम उन चीज़ों को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, सॉल्व हो जाएगा। या और बेटर तरीका क्या होगा कि हमने लेट अस से x इज इक्वल टू 1 माना, ठीक है, x इक्वल टू 1 माना, अब इसके बाद में अगर हम y इज इक्वल टू क्या ले लें कि हमारा p का वैल्यू इंटीजर में ही आए तो बेटर है, तो अगर x इक्वल टू 1 मान रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा x प्लस वाई है और न्यूमरेटर में 4 आ रहा है, तो y को 3 मान लेते हैं। अगर y को 3 मान लेंगे तो p हमारा आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और p भी हमारा 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो क्या नंबर आ गया हमारा? p अपॉन 2x कितना आएगा? दैट विल बी 3
अपॉन 2 और कंपोनेंट डिविडेंड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1, तो 5/1 आ गया पहला वाला एक्सप्रेशन। सिमिलरली सेकंड में p/2y आ जाएगा 3/6, अगेन कंपोनेंट डिविडेंड लगा दोगे तो दिस एक्सप्रेशन विल बी 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 - 6, यानी कि 9/-3 आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू -3, 5 + -3, तो रिजल्ट विल बी 2, रिजल्ट 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले सारे ऑप्शंस को चेक करोगे क्योंकि ऑप्शन में 2 तो दिख रहा है हमें, बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमने x, y और p की वैल्यूज एज्यूम की है कि कोई और ऑप्शन भी हमारा मैच कर रहा हो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई और ऑप्शन भी हमारा मैच कर रहा हो। तो ऑप्शन ए क्या आ रहा है, ऑप्शन ए है p × x × y, यानी कि 9 - 3 तो 6 आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आ रहा है 3 × 4 तो दैट इज 12, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आ रहा है अपना 3 × 3 × 1 सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, तो सिर्फ एक ही आंसर है हमारा जो 2 दे रहा है हमें रिजल्ट में, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी ही आंसर होगा। बट ये चेक हमेशा करना है बिकॉज कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुमने जो वैल्यूज मानी है उससे 2 तुम्हारे ऑप्शंस आंसर आ रहा हो, तो उस केस में हमें एक बार फिर से वैल्यू मानना पड़ जाएगा, ठीक है, उस केस में दोबारा हमें एक बार फिर से वैल्यू मानना पड़ जाएगा, और जब दोबारा वैल्यू मानेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दोनों ऑप्शंस के बीच में चेक करेंगे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं दोनों ऑप्शंस के बीच में चेक करेंगे। क्या बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन दैट k is equal to u plus w upon v plus x and that is equal to w plus y upon x plus z and that is equal to u plus y upon v plus z, so all the given quantities are positive, then which of the following must be true? सारी की सारी ये क्वांटिटीज जो हैं पॉजिटिव हैं, यानी कि u v w x y z ये सब के सब पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव है तो जीरो तो कभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, सो अगर हम लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज यहां लगाने की कोशिश करें, क्या लिख सकते हैं कि कैन वी से दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू, अगर हम इन सारे के सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स u 2 टाइम्स w एंड 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स ऑफ u प्लस w प्लस y, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स v प्लस x प्लस z, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u प्लस w प्लस y वी कैन से दैट u प्लस w प्लस y अपॉन v प्लस x प्लस z, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस w अपॉन v प्लस x। अब u प्लस w और v प्लस x तो हमें क्लियरली दिख रहा है, इजंट इट सो? तो अगर हम अगेन एक बार लॉ ऑफ इक्वल रेशियो से ही समझने की कोशिश करें, कंपेयर करने की कोशिश करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि देन दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू y अपॉन z, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लॉ ऑफ इक्वल रेशियो से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, और अगर ये रिजल्ट गिवन है और एक और रिजल्ट हमें गिवन है कि u प्लस w अपॉन v प्लस x इक्वल है, तो क्या y अपॉन z भी इक्वल नहीं होगा, इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और अगर नहीं ये बात समझ में आ रही है तो क्या हम कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हमारा दिया है, ठीक है, तो क्या तुम ये एक्सप्रेशन बना नहीं सकते हो भाई, बेसिकली क्या हम ये नहीं लिख सकते कि u प्लस w प्लस y माइनस u प्लस w एंड दिस डिवाइडेड बाई v प्लस x प्लस z माइनस v प्लस x, और ये रिजल्ट y अपॉन z ही तो आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर तुम लोगे दो रेशियोज का ले रहे हो तो वो भी जो तुम्हें रिजल्ट देगा वो भी सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी कि दैट विल आल्सो बी इक्वल टू के। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? और जैसे ही ये बात समझ में आ गई, सो इफ दिस इज इक्वल टू y अपॉन z, बाय द सेम लॉजिक दिस विल आल्सो बी इक्वल टू u अपॉन v एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू w अपॉन x। तो यानी कि ये सारे ऑप्शंस हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक। और यही सेम चीज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते थे कि दिस इज u अपॉन v प्लस w अपॉन x, दिस इज w अपॉन x प्लस y अपॉन z, तो बेसिकली u अपॉन v और w अपॉन x के भी ये बराबर होगा, इजंट इट सो? ठीक है, अगर ये बाकी एक्सप्रेशंस में भी दिख रहा है तुमको, अगर ये बाकी एक्सप्रेशंस में भी दिख रहा है तो, अदरवाइज अगर नहीं होता, देखो ऐसा हमेशा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये बाकी एक्सप्रेशंस नहीं गिवन होते, सिर्फ और सिर्फ इतना गिवन होता कि k इज इक्वल टू u प्लस w अपॉन v प्लस x, तो दिस डज नॉट मीन ये u अपॉन v के बराबर भी होगा, दिस डज नॉट मीन कि ये w अपॉन x के बराबर भी होगा, इतने से नहीं काफी है, बट ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हमें दिए हैं, दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ से हमने ये रिजल्ट भी निकाल लिया और फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे बराबर होंगे, सिर्फ इतने से सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि लेट अस से k हमारा इक्वल टू है 2 + 1 अपॉन 1 + 5, तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 अपॉन 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 5? डेफिनेटली नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि हमेशा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जबकि बाकी एक्सप्रेशंस भी गिवन है, ठीक है, अदरवाइज तुम लॉ ऑफ इक्वल रेशियोज को प्रॉपर्ली अप्लाई करके और फिर सॉल्व करके और देखोगे क्या क्या वैल्यूज हमारी पॉसिबल हैं, क्या पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
A and B are two positive integers. If 10 is the mean proportion of A and B and 10,000 is the third proportional of A and B, so what will be the value of larger of A and B? A और B में जो larger value होगा वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, उसको सॉल्व करके निकालना है। और A और B हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन। 10 तो मीन प्रपोर्शन है A और B का, ठीक है। सो अगर A और B का 10 मीन प्रपोर्शन है तो वी कैन से दैट 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A इंटू B। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो A इंटू B इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। A इंटू B तो 100 आ गया। एंड देन 10,000 इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B, यानी कि A इज टू B इज इन प्रोपोर्शन विद B इज टू 10,000। तो 10,000 टाइम्स A इज इक्वल टू B स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 टाइम्स A। बट हमें A इंटू बी गिवन है, A तो कहीं से भी पता नहीं है, ना हमें A की वैल्यू पता है ना तो B स्क्वायर की वैल्यू पता है। और जो सेकंड एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, दो ही इक्वेशन मिल रही हैं। पहली इक्वेशन मिली है A इंटू बी इज इक्वल टू 100, सेकंड मिली है B स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 A। तो कैसे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं सेकंड में? सिर्फ तब कर सकते हैं जबकि हम या तो कहीं से A भी बना लें। A भी कैसे बनाएंगे? अगर हम पूरी इक्वेशन में B से मल्टीप्लाई कर दें। इफ यू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई B, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा B क्यूब और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 10,000 इंटू AB, और ए बी हमारा ए बी की जगह 100 पुट कर दोगे तो बी क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 10,000 इंटू 100। तो 4 zeros प्लस 2 zeros यानी कि 10,000 इंटू 100 आ जाएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। या फिर 10 के स्क्वायर का होल क्यूब, बिकॉज बी क्यूब हमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो बी मस्ट बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर और 100, बी विल बी इक्वल टू 100। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? ओके, क्लियर है। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 100 मिल गया, और अगर b इज इक्वल टू 100 मिला है, a इंटू बी हमारा 100 है, तो a विल बी इक्वल टू 100 अपॉन b, तो 100 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से a आ जाएगा 1। क्वेश्चन पूछा है लार्जर वैल्यू क्या होगी, तो लार्जर वैल्यू तो b आ रहा है, यानी कि b इज इक्वल टू 100, सो 100 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर? Next question. So what is the ratio of the fourth proportional to 254 and mean proportional between 2.5 and 0.016? रेशियो ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो पहले हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल 2, 5 और 4 का। तो 2 और 5 में जो रेशियो है वही रेशियो हमारा 4 और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसमें होना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4, तो एक्स आ जाएगा 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। और जैसा हमने देखा था लास्ट सेशन में भी कि क्या डायरेक्टली ये नहीं देख सकते हो कि 2:2 और 5 में जो रेशियो होगा, क्या 4 2 का डबल नहीं है? और अगर 4 2 का डबल है तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 5 का डबल होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए, बिकॉज जो रेशियो 2 और 5 का है वही रेशियो 4 और नेक्स्ट नंबर का होना चाहिए। तो 2 से डबल अगर 4 हो रहा है तो 5 से डबल नंबर लोगे तो रेशियो सेम हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमें 10 दिख रहा है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आती है? अदरवाइज फिर सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है। अदरवाइज सॉल्व करके निकाल लोगे 2x इज इक्वल टू 20, तो यानी कि x आ जाएगा 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। क्योंकि सॉल्व करने में भी सेकंड्स लगने हैं, कोई टाइम नहीं लगना है, लिखने में समय लग रहा है, नहीं लिखोगे तो फास्ट सॉल्व होगा। तो ऐसा जब भी छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो अवॉइड करो लिखने को, ठीक है। देखो तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो अब पहली बार जब तक तुम प्रॉब्लम है, तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है या लिखे बिना समझ में नहीं आ रहा है, तब तक तो क्वेश्चन को लिखो थोड़ा बहुत, बट धीरे धीरे तुम कोशिश ये करो कि कम से कम लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेंटली समझने की, मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल इस नंबर में तुम्हें पूछा गया है रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल को हमने x मान लिया तो क्लियरली एक्सट्रीम हमारा एक तो 2 है जो तुम्हें दिख ही रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, एक तुमने x माना है जो कि लास्ट नंबर है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी कि 20, तो 2 इंटू एक्स 20 आ गया, यानी कि x आ जाएगा 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। तो लिखना नहीं है, लिखोगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, हमेशा हमेशा टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है, बट पहले अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बेहतर करना है सो दैट कैलकुलेशन में तुम गलती ना करो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ में रखनी है तुमको। अगर ऑलरेडी तुम कंफर्टेबल हो कैलकुलेशन में तब तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो दोनों चीज़ों को साथ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेकंड फिर हमें पूछा है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.016, इनका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अगर हमारे मीन प्रोपोर्शनल हम x मान लेते हैं, x तो मान चुके हैं, y मान लेते हैं, तो y हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इंटू 0.016, ठीक है। अब एक तरीका हो सकता है इनको मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल का ध्यान रखो, 25 इंटू 16 करोगे, 25 इंटू 4 होता है 100, 25 इंटू 16 यानी उसका भी 4 टाइम्स, तो 400 हो जाएगा। और फिर डेसिमल कहाँ पे आना है?
यहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद में आ रहा है, यहाँ भी 1 प्लेस के बाद में आ रहा है, तो 4 प्लेसेस के बाद में आएगा, यानी कि 3 नंबर्स तो 400 आ ही रहा है अपना, एक और 0 आ जाएगा, तो 0.0400, यानी इफेक्टिवली स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, विच इज नथिंग बट 4/100, 4/100, तो स्क्वायर रूट 4 का आ जाएगा 2, 100 का आ जाएगा 10, दिस इज नथिंग बट 0.2, नथिंग बट 0.2। अदरवाइज क्या करते, अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो अदरवाइज क्या करोगे, एक और तरीका है, और दोनों तरीकों से सीखोगे, दोनों ही तरीकों से तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, समय लेना है अपना, गलतियां आइडेंटिफाई करनी, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है तो एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेक करो कि तुमने गलती कहां पे की। तो 2.5 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, दिस विल बी 25/10, और 0.016 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ये आ जाएगा 16/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स थी, तो 16/1000 आ गया। आप सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉल्व करो चाहे, तो रिजल्ट तो यही आना है 0.2। क्वेश्चन पूछा है रेशियो क्या होगा, 4 प्रोपोर्शनल आया था 10, तो 10:0.2 क्या रेशियो है, सो बेसिकली दिस इज 10/0.2, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100/2 यानी कि 50/1 आ जाएगा, विच इज 50:1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज अ गर्ल एंड अ बॉय वर प्लेइंग विद अ पेंसिल, girl breaks pencil into 2 parts such that ratio of the 2 parts is proportional to the ratio of the larger part to the total length of the pencil. Find out the ratio in which girl broke the pencil. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसको, पर पहले तुम इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में क्या तुम लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, फिर इसके बाद में इसका एक अच्छा अप्रोच भी समझेंगे, हालांकि उसके बाद भी सॉल्व तो करना पड़ेगा, बट एक बार इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। एक गर्ल और एक बॉय एक पेंसिल से खेल रहे हैं। अब गर्ल ने क्या किया, गर्ल ब्रेक्स पेंसिल इनटू 2 पार्ट्स सच दैट रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू टोटल लेंथ। 2 पार्ट में पेंसिल ब्रेक हुई है, ठीक है, एक तो बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है, ठीक। सो लेट अस अज्यूम कि जो छोटा पार्ट है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। अब अगर छोटे पार्ट की लेंथ 1 है और बड़े पार्ट की लेंथ को हम x मान लेते हैं, दो अननोन मान के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर दो अननोन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक ही क्वेश्चन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ ये लिखा है कि रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू द टोटल लेंथ, तो एक ही क्वेश्चन बनने वाली है, एक ही अननोन मानो। अल्टीमेटली तो रेशियो चाहिए हमें, एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं हमें, लेंथ तो गिवन नहीं है पेंसिल की, ठीक है। सो स्मॉलर पार्ट को हमने 1 मान लिया, लार्जर पार्ट को x मान लिया, ठीक है, लार्जर पार्ट को हमने x मान लिया, और दिस इज स्मॉल पार्ट जो देखने में स्मॉल लग रहा है, और ये लार्ज पार्ट है जो देखने में लार्ज लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू टोटल लेंथ। अब एक बात बताओ, जो टोटल लेंथ है कितनी आएगी, दिस विल बी x+1, ठीक है, और 2 पार्ट्स का जो रेशियो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू टोटल लेंथ, यानी कि x is to 1 + x, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि x 1 + x से छोटा होगा, यानी कि x/1 + x, ये रेशियो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो जो अब सिमिलर प्रोपोर्शनल जो हमें रेशियो मिलेगा, वहां पे गलती नहीं करनी है लिखते समय, वो रेशियो भी हमें 1 से छोटा चाहिए। भाई लार्ज पार्ट का टोटल से जो रेशियो आएगा वही हमारा स्मॉल पार्ट का लार्ज से रेशियो आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, यानी कि यहाँ पे हमें 1:x लिखना है, गलती से x:1 नहीं लिख दोगे यहाँ पे, बिकॉज x:1 हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, बट हमारा राइट हैंड साइड में जो प्रोपोर्शनल रेशियो है वो हमारा लेस देन 1 है, और दोनों के इक्वल ही तो होना है, ये दोनों रेशियोज अल्टीमेटली इक्वल ही तो है, isn't it so? तो ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में 1:x आएगा, x:1 नहीं आएगा, बिकॉज ये बात लिखी नहीं है क्वेश्चन में, बट ये बात एग्जामिनर चाहता है कि तुम अच्छे से समझ के सॉल्व करो इसको। तो क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली हमें इक्वेशन मिल गया 1/x इज इक्वल टू x/1 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस विल बिकम 1 + x इज इक्वल टू x², यानी कि x² - x - 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, और रेशियो जिसमें कि पेंसिल ब्रेक की है, तो रेशियो तो x:1 ही आ रहा है, यानी कि अल्टीमेटली हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशियो x:1 ही तो आएगा, एक पार्ट x है एक पार्ट 1 है, x:1 ही आएगा रेशियो, क्लियर है, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, रूट्स क्या आएंगे इसके, x विल बी इक्वल टू -b, यानी कि -1 प्लस माइनस √(b²) विच विल बी -1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 ± √5/2। नाउ थिंक अबाउट इट, x हमारा 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा,
अगर हमारा स्मॉलर पार्ट का डायमेंशन 1 है तो डेफिनेटली x विल बी ग्रेटर देन 1, है कि x ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 नहीं आएगा, और वैसे भी 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 तो नेगेटिव है, तो 1 प्लस √5 बाई 2 दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, यानी कि जो रेशियो होगा हमारा प्रिंसिपल ब्रेक हुई है दैट इज 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 इस टू 2 के रेशियो में, यानी 2 हमारा स्मॉल पार्ट होगा, 1 प्लस √5 लार्ज पार्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम सॉल्व कर रहे होगे, मानने में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल तुम लार्ज पार्ट की जगह स्मॉलर पार्ट को x मान सकते हो, लार्ज पार्ट को 1 मान सकते हो, उस केस में आंसर तुम्हारा डिफर करेगा। ठीक है, या x की जगह 1/x निकालोगे तो आंसर डिफर करेगा, क्योंकि रेशियो पूछा है, ऑर्डर के बारे में बात नहीं की है, तो तुम्हारा आंसर डिफर कर सकता है उस केस में। ठीक है, पर उससे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर स्मॉल अपॉन लार्ज किया अगर, तो फर्क क्या आएगा, दिस विल रेशियो आ जाएगा 2/1 प्लस √5। अब फिर इसको रैशनलाइज करने के लिए √5 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा √5 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 इंटू √5 - 1, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। सो इफेक्टिवली हमारा रेशियो आ जाएगा √5 - 1/2। ये भी करेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर की बात नहीं की है, तो ये रेशियो भी हमारा करेक्ट आ रहा है। अदरवाइज जस्ट ये उल्टा आ रहा है रेशियो हमारा लार्ज और स्मॉल के रेशियो का। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर तुम्हारा ये रेशियो भी आया तो कोई गलती नहीं की है तुमने, बस बात समझ गए होगे कि तुमने स्मॉल और लार्ज का रेशियो निकाला है इंस्टेड ऑफ लार्ज और स्मॉल के जगह पे। और क्वेश्चन में क्योंकि स्ट्रेट अवे रेशियो की बात की, लार्ज और स्मॉल का रेशियो नहीं कहा है, यानी कि ऑर्डर की बात नहीं की है, तो दोनों ही आंसर्स में कोई गलती नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तुम्हें बस मेथड को फोकस करना है, मेथड तुमने सही अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या ये इक्वेशन जो हमने अल्टीमेटली पहुंचे x² - x - 1, क्या और एक कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है जिससे हम इस रेशियो पर डायरेक्टली पहुंच जाते हैं? थिंक अबाउट इट। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, या जो चीज़ हमने सीखी है प्रपोर्शन में, क्या हम उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते? थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन कह रहा है गर्ल ब्रेक्स पेंसिल इनटू 2 पार्ट्स सच दैट रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स इज प्रपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल। तो यानी कि अगर एक पार्ट हमने स्मॉलर पार्ट को अगर हमने 1 मान लिया, तो लार्ज पार्ट को हमने मान लिया x। ठीक है, तो जो 1 और x का रेशियो है वही हमारा लार्जर पार्ट और टोटल लेंथ का भी रेशियो होना चाहिए। तो लार्जर पार्ट तो x हमने माना ही हुआ है, अब टोटल लेंथ का रेशियो भी वही सेम होना चाहिए, यानी जो स्मॉल और लार्ज का रेशियो है वही लार्जर पार्ट और टोटल का भी रेशियो होना चाहिए। तो ये रेशियो क्या है, 1 में हमने x मल्टीप्लाई किया है तभी तो x आया है, तो अगर x में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा। तो क्या ये सेम रेशियो नहीं चाहिए हमको, यानी कि 1/x, इजंट इट सो? क्या ये सेम रेशियो नहीं चाहिए? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 1/x इज इक्वल टू x/x², यानी 1/x ही तो आ रहा है, इजंट इट सो? तो सेम रेशियो आ गया। बट यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे, अब टोटल लेंथ यहाँ से हमारी x² आ गई, और अगर स्मॉलर पार्ट 1 है और लार्जर पार्ट x है, तो क्या टोटल लेंथ हमारी 1 + x नहीं आएगी? x² मस्ट बी इक्वल टू 1 + x। तो सेम इक्वेशन पे तो पहुंच गए, x² - x - 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना लिया, बाकी सॉल्व तो आगे हो ही जाएगा जैसे हमने पीछे किया। बट क्या ये इक्वेशन बनाने का ये तरीका मजा आया, इसमें समझ में आया? क्या ये तरीका क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अल्टीमेटली क्वेश्चन हमसे कहा कि रेशियो ऑफ द 2 पार्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ द लार्जर पार्ट टू द टोटल लेंथ। तो हमारा स्मॉलर पार्ट को अगर हमने 1 माना है तो लार्जर पार्ट को हमने x एज्यूम कर लिया, और अगर x मान रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि रेशियो हमारा क्या है, 1:x का रेशियो आया, और यही सेम रेशियो में लार्ज पार्ट और टोटल में भी चाहिए। तो अगर लार्ज पार्ट हमारा x है, टोटल हो जाएगा x × x, यानी कि x², इजंट इट सो? और क्योंकि टोटल हमारा x² आया है इस तरह से, बट क्योंकि स्मॉल और लार्ज को सम करके भी टोटल आने वाला है, यानी कि 1 + x भी तो x² के बराबर होना चाहिए। तो बस डायरेक्टली हमने 1 + x² किया और क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक बना के। ठीक है, सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अपने लिए और भी प्यारा सा बना सकते हैं और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पाए हो, समझ पाए हो? ठीक है, अगर समझ पाए हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि हाँ सर ये बात समझ में आई, बट मजा आया और चीजें समझ में आई। ठीक है, अगर डाउट आया है फिर भी तो कमेंट में एक बार मेंशन करना कि सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, और कहाँ पे तुमको दिक्कत आया या क्या चीज तुम्हारी अटकी है, ये बात भी कमेंट में जरूर मेंशन करना। ठीक है, तो आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यस दिस इज, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए प्रपोर्शन में तुम्हें चीजें समझ में आई होगी, और प्रपोर्शन में अब तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अपने साइड से भी तुम कुछ और क्वेश्चन प्रपोर्शन प्रैक्टिस कर लेना, और इस टॉपिक को आज ही कंसोलिडेट अपने लिए कर लेना। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर करना है, फीडबैक अपना जरूर देना है। सेशन पसंद आया तो इसके बारे में कमेंट जरूर करना है, कहीं पे कोई चीज़ में डाउट रह गया है या तुम्हें लगता है कि सर ये चीज़ और
एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन और करा दिए जाए तो तुम्हें और मजा आ जाएगा, तो कमेंट ऐसा मेंशन कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और साथ में अगर टेलीग्राम चैनल अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो मैथोलॉजिकल टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, विद दैट नोट दैट्स ऑल फॉर द सेशन। कीप watching, keep learning. Bye bye, take care.